वाराणसी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरीके का गैंगरेप का घटना एक के बाद एक 3 घटना। आप बताइए कि आपके अंडर यूपी में जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे महिलाएं इतनी अनसेफ क्यों? बताइए पहले कि क्या आप हिंदुओं को रोजगार दे पाए हैं? क्या आप हिंदुओं को शिक्षा दे पाए हैं? क्या आप जितने कार सेवकों को लेकर गए थे 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, उतने कम से कम उतनों को तो आप रोजगार देते हैं। नशा चढ़ाया हुआ है नफरत का लोगों को, सांप्रदायिकता का, हिंदू मुसलमान हर बात पे कर देने का। वो कौन सा मार्कर है जिसके तहत आपने खुद को विश्व गुरु घोषित कर दिया? क्या वो हिंसा का मार्कर है? क्या वो कम्युनल वायलेंस का मार्कर है? क्या वो डिवीजन का बात है? क्या वो देश में कितने टुकड़ों में आप देश को तोड़ सकते हैं, अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, पड़ोसियों को दोस्तों से आपस में लड़ा सकते हैं? क्या वो मार्कर है? सही बात है, बहुत बुरा दौर है, हिंसा का दौर है, रिप्रेशन का दौर है। मैं आपकी सरकार आने के बाद से तो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना ओपन नेकेड हिंसा वायलेंस का दौर हमने नहीं देखा है। अमृत काल की वो बात करते हैं, वो अमृत किसके लिए है? क्योंकि जनता तो हर जगह पे त्राहिमाम कर रही है ना, डेमोक्रेसी। जिस तरीके से आप लोग ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं कि 10 साल मोदी के और 10 सवाल युवा के, लगता है जहां भी चुनाव होता है वहां जनता मोदी ही को चुन रही है। जो आरएसएस है उसके जो दूसरे सरसंघचालक होते हैं उनका नाम है गोलवलकर। तो वो ये एक किताब है खाकी शॉर्ट सैफरन फ्लैग्स नाम से, तनिका सरकार, सुमित सरकार, इन सब ने कंपाइल किया है। उसमें वो एक वाकया बताते हैं कि गोलवलकर जब शाखा में बहुत यंग लड़के, जब वो शाखा चल रही होती है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो उनका मनोबल बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए और आरएसएस के आइडियाज़ उनके अंदर इनकलकेट करने के लिए उनको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी होती है कि एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसका बड़ा सा घर होता है और उसके गार्डन में एक दिन एक मोर आता है बहुत सुंदर सा। तो उसको लगता है अरे मैं तो चाहता हूँ कि रोज़ मेरे गार्डन में आए, उसकी शान व शौकत बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे कि अच्छा इसके गार्डन में तो मोर आता है। तो वो खाने में थोड़ा सा ओपियम डाल करके उसको देता है। 2 दिन देता है, तीसरा दिन देता है, चौथा दिन देता है। फिर एक समय बाद वो ओपियम डालना भी बंद कर देता है और वो खाना देना भी बंद कर देता है, लेकिन मोर फिर भी आता है क्योंकि उसको आदत लग चुकी है। तो गोलवलकर जी बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को बताते हुए कि इसी तरीके से काम करना होता है आरएसएस को। तो आरएसएस बहुत अच्छा कारोबार करता है। ये जो नशा चढ़ाया हुआ है नफरत का लोगों को, सांप्रदायिकता का, हिंदू मुसलमान हर बात पे कर देने का, हर बात पे ये कह देने का कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं अगर वो दलित, आदिवासी, ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो आरक्षण लेके आई हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मेरिट नहीं है उनका। ये सब डिवीज़न का बात करना वो अपने अंग्रेज़ी फोरफादर्स से सीखे हैं, पूर्वजों से सीखे हैं। जब आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, तब भी उनकी गुलामी करते थे और आज उन्हीं का डिवाइड एंड रूल का प्रोपेगेंडा हमारे देश में चलाते हैं और बहुत अच्छा नफरत का कारोबार करते हैं। इसलिए भी हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होना होता है, कोई ना कोई, ये जो पुलवामा वाली घटना होती है, पिछले चुनाव से पहले ये वाली घटना होती है और आज कुछ मतलब इसी साल में हमको पता चलता है कि उस घटना के लिए तो मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। उसकी गैर जिम्मेदारी की वजह से वो घटना होती है, इतने सारे जवान हमारे शहीद होते हैं। हमें पता चलता है जहाँ पे वायलेंस होती है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस होती है, जब वायलेंस यहाँ पे हो रही होती है, वो वायलेंस इसलिए होती है क्योंकि बीजेपी के नेता वहाँ पे पहुँचते हैं और बार बार कहते हैं कि मारा जाएगा, वो इंस्टिगेट करते हैं। हर जगह पे जब चुनाव होना होता है डर का माहौल पैदा करते हैं, हिंसा करवाते हैं आम जनता के बीच में और उसका फायदा उठा के अपने आप को वोट डलवाते हैं। ये इनका पॉलिटिक्स है और जहां जहां पे स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई है, अगर ये बोला जा रहा है, सही बात है, इस वक्त बीजेपी की सरकार मजबूत है, मीडिया उसके कब्जे में है, अंबानी अडानी उसके यार हैं, जितना पैसा उसको चाहिए होता है बॉन्ड्स के थ्रू उनको आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है और बदले में वो अडानी को पोर्ट बनाने का जिम्मेदारी दे देते हैं। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को काटते हुए अंबानी अडानी के हाथ में जिम्मेदारी दे देते हैं वो तमाम चीज़ों की। सही बात है, बहुत मजबूत है, लेकिन ये वो भी दौर है जिस दौर में सीए का आंदोलन इस देश ने देखा है। ये वो भी दौर है जब फार्मर्स का आंदोलन देखा है और लॉज वापस करवाए हैं इस सरकार से। तो सही बात है, बहुत बुरा दौर है, हिंसा का दौर है, रिप्रेशन का दौर है, लेकिन इस रिप्रेशन के दौर में ऑपोजिशन भी स्टूडेंट्स की तरफ से उतना ही पुरजोर देखने को मिलेगा। मतलब आपका सीधे तौर पर ये मानना है कि जो भी अगर वोट दिया जा रहा है वो जनहित मुद्दों पर नहीं, नफरत के नाम पर? एकदम नहीं दिया जा
जा रहा है। जो लोग, हम ये पूछना चाहते हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग हैं, जो इवन हमारे कैंपसेस में जो एबीवीपी के लोग घुसते हैं और समय पड़ने पर जब उनको ज़रूरत महसूस होती है हम पे हिंसा करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप जिधर से आते हैं फ़ीस तो आपको भी उतनी पढ़नी पड़ रही है। आज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी इंग्लिश की फ़ीस 1100% बढ़ी है तो वो तो आपको भी देनी पड़ेगी ना। आपको क्या लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स को नहीं देनी पड़ेगी? आपको, आप क्यों इस सरकार के साथ खड़े हैं? आप बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता है। एबीवीपी सबसे पहले कहता है कि हम एनईपी को इम्प्लीमेंट करवाएंगे पूरे देश भर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब फीस बढ़ेगी तो आप ही को देनी पड़ेगी। जब इन कैंपसेस में, बीएचयू जैसे कैंपसेस में जिसको आप अपना गढ़ मानते हैं, एबीवीपी अपना गढ़ मानता है, उस कैंपस में जब महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, जो गैंग रेप की घटना सामने आई है इस महीने, तो वो महिलाओं के साथ भी होंगी, वो आपकी भी दोस्त होंगी, आपकी भी बहनें होंगी जो यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं, नफरत के अलावा कुछ भी सोच पाते हैं, ये सोच पाते हैं कि एजुकेशन एक तरीका है अपने सपनों को साकार करने का, अपने परिस्थितियों को बेहतर करने का, नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में रैशनली फैक्ट्स के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से कंट्रीब्यूट करने का, तो आप इस पॉलिसी का और इस सरकार का विरोध ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको हमारे साथ खड़े होना चाहिए। तो 24 में यूथ किस साइड खड़ा है? 24 में यूथ स्टूडेंट्स अपने मुद्दों के साथ खड़े हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होता है, हर बार वो एजेंडा में लेकर आते हैं, सीएए जैसा बात लेकर आते हैं, राम मंदिर जैसा बात लेकर आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जितने कार सेवकों को लेकर गए थे 92 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए, उतने, कम से कम उतनों को तो आप रोजगार देते थे। आज के समय में आपकी सरकार आने के बाद से तो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। 2 करोड़ की रोजगार की बात आप किए थे। आप जितने कर सेवक गए थे, 50,000 कर सेविकाएं गई थी, उनको कम से कम रोजगार दे दीजिए, उनको कम से कम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दे दीजिए। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपकी सरकार के आने से बाद से क्यों ऐसा हो रहा है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है? क्यों ऐसा हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग भूखमरी से, गरीबी से मर रहे हैं? अगर यही आप चाहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र बन जाए जिसमें सिर्फ हिंदू रहें, तो आप ये बताइए पहले कि क्या आप हिंदुओं को रोजगार दे पाए हैं? क्या आप हिंदुओं को शिक्षा दे पाए हैं? आप बार बार कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को बचाना है, दलितों से बचाना है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए, इंटरफेथ मैरिज नहीं होना चाहिए, लव जिहाद हो रहा है। आप बताइए कि आपके अंडर यूपी में जहाँ पे आपकी सरकार है, वहाँ पे महिलाएं इतनी अनसेफ क्यों है? वाराणसी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरीके का गैंगरेप का घटना एक के बाद एक 3 घटनाएं होता है। एक जनवरी में होता है, एक इस महीने, और एक पिछले महीने होता है। इस तरीके का घटना होता है और आप कुछ बोलते नहीं हैं। तो कह रहे वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, माफिया प्रदेश छोड़कर भाग गए। वही वो कहते हैं कि गुंडई करने से डर रहे हैं। हम जब वो इनकाउंटर करते हैं, और वो भी ऑन कैमरा इनकाउंटर करते हैं पुलिस की प्रेजेंस में, और फिर कहते हैं कि हमने तो क्रिमिनल मुक्त कर दिया है यूपी को। हम जानना चाहते हैं कि कौन है वो क्रिमिनल, क्योंकि एक क्रिमिनल का नाम तो हम भी गिना सकते हैं। जो व्यक्ति को यहाँ पे जंतर मंतर पे 7 इंटरनेशनल रेप्यूट के रेसलर्स आके अक्यूज़ करते हैं, उसके ऊपर दर्जनों एफआईआर हैं। क्रिमिनल तो वो भी है, उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन था, उसको तो आप जेल में डाल नहीं पाए। उससे मुक्त कराइए पहले इस देश की महिलाओं को, फिर हम पूछेंगे कि आपका यूपी प्रदेश मुक्त है कि नहीं है वायलेंस से, हिंसा से। बीजेपी कह रही है रामलला विराजमान होने वाले हैं। नेताओं को अब जो क्रिकेटर है उनको भी न्योता मिल रहा है कि आप आइए। जी हाँ, हम जान रहे हैं, वो तो हम लोग भी पढ़े कि विराजमान हो रहे हैं और न्योता मिला है। हम सच में ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि इस वक्त का जो दौर है, शायद इससे पहले इस तरीके का दौर हमने नहीं देखा है। इतना ओपन नेकेड हिंसा, वायलेंस का दौर हमने नहीं देखा है। एक प्रोफेसर अगर एंटी गवर्नमेंट भी कुछ नहीं लिख रहा है, सिर्फ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है, उसके बिना पे उसकी नौकरियां जा रही हैं। जो सब्यसाची एक प्रोफेसर है, उनकी नौकरी गई थी। हम देख रहे हैं कि एक स्टडी सर्कल चलाने के लिए 100 में प्रोफेसर्स को शो कॉज नोटिस जाता है कि आप एक मार्क्सिस्ट स्टडी सर्कल से कैसे जुड़े हैं। वो सोशियोलॉजी के लॉ के प्रोफेसर हैं, मार्क्सिज्म पढ़ाया जाता है सोशियोलॉजी में। कोई बता दे इनको, स्मृति ईरानी को नहीं मालूम होगा शायद, लेकिन उनको बता दे कि पढ़ाया जाता है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं। हम जानते हैं कि एज जर्नलिस्ट एंटी गवर्नमेंट बात नहीं कर रहे हैं, वो बस बोल रहे हैं हमारे गांव में ये घटना थी, पीड़िता जो परिवार है उसके साथ में ये हुआ, और उसकी वजह से उनको इतना समय जेल में गुजारना पड़ रहा है। अभी फहद शाह रिलीज हुए हैं, सज्जाद गुल अभी भी जेल में है कश्मीर में। सिर्फ उनके घर में, उनके गांव में क्या चल रहा है वो रिपोर्ट करने के लिए उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो मैं पूछूंगी कि क्या बिना होगा
डेमोक्रेसी या समय सही चल रहा है, जो अमृत काल की वो बात करते हैं, वो अमृत किसके लिए है? क्योंकि जनता तो हर जगह पे त्राहिमाम कर रही है। ना डेमोक्रेसी का किसी इंडेक्स पे आप खड़े उतरे हैं, ना फ्रीडम प्रेस इंडेक्स पे आप खड़े उतरे हैं, ना हंगर इंडेक्स पे, ना एम्प्लॉयमेंट पे, ना एजुकेशन पे। तो वो कौन सा मार्कर है जिसके तहत आपने खुद को विश्व गुरु घोषित कर दिया है? क्या वो हिंसा का मार्कर है? क्या वो कम्युनल वायलेंस का मार्कर है? क्या वो डिवीजन का बात है? क्या वो देश में कितने टुकड़ों में आप देश को तोड़ सकते हैं, अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, पड़ोसियों को दोस्तों से आपस में लड़ा सकते हैं? क्या वो मार्कर है? अगर वो मार्कर है तो हैं आप विश्वगुरु। लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करती हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं लगती। सवाल तो ये नहीं है कि बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, और बिल्कुल हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी सवाल किए गए हैं वहाँ वहाँ पर, चाहे आप कोई भी आंदोलन देखिए, जो छात्र युवा का आंदोलन है, उन सब जगह 2014 के बाद उन आंदोलनों की क्या स्थिति है? या तो एबीवीपी के लोग उन आंदोलनों में आकर हिंसा करते हैं, या हम देखते हैं कि लाठी चार्ज, टीयर गैस और ये सब किया जाता है। तमाम जितने भी एग्ज़ाम घोटाले हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीपी का हो, जिसमें बीजेपी के नेता या उनके रिश्तेदार खुद सम्मिलित थे, जब छात्र उसके खिलाफ आए तो इतना ही नहीं, यूपी पुलिस लोगों के डेलीगेसी में, गरीब युवाओं के डेलीगेसी में, जो कुकर में खाना बनाते हैं एक गैस पर, उनके घरों में घुसकर, उनके डेलीगेसी में घुसकर उन्होंने लाठीचार्ज किया। तो ये सोच लेना इस वक्त कि सवाल करने वाले लोगों की कमी हो गई है, इस चीज़ को टोटली इग्नोर करना है कि किस तरह से डर को आज का नॉर्म बनाया जा रहा है। अगर आप जब से मोदी सरकार आई है पावर में, अगर आप देखो तो वो लोग जो कि मोदी सरकार से क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई भी पर्सन हो या एक्टिविस्ट हो, उनको आप देखते हैं कि किस तरह से उन पे फेक चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे यूएपीए। अगर आप देखा जाए भीमा कोरेगांव के केस में, अलग अलग केसेस में आप देखें किस तरह से उनके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, और जो कई सालों के बाद जिनका ट्रायल भी नहीं होता और कई सालों के बाद पता चलता है कि वो एकदम फेक केसेस थे, उसका कोई मतलब नहीं बनता था। तो हम देखते हैं कि जो भी प्रो बीजेपी नहीं है या प्रो सरकार नहीं है, उसके ऊपर कैसे चार्जेस लगते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिन भी स्टूडेंट्स के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर, जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में ही देखें तो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, एनईपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, उन्हीं के ऊपर उल्टा आप चार्जेस लगाते हो, और जो लोग उनके साथ, मतलब जो लोग एक्चुअल में कल्प्रिट हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। अगर आप बीएचयू में भी देखें तो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस के साथ मिलके और एबीवीपी के गुंडों के साथ मिलके पहले तो उस प्रोटेस्ट को ख़त्म कराया, और दूसरा उनको फेक चार्जेस के अंदर मतलब उनके ऊपर एफआईआर करवाई। तो ये स्थिति है मोदी सरकार। तो अब सवाल यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूथ किस साइड खड़ा है, क्या चाहता है, क्या सोच रहा है? यूथ बिल्कुल उन इश्यूज़ के साथ खड़ा है जो उसके मतलब उसके इंटरेस्ट में, लाइक एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए होगा, यूथ के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और एजुकेशन चाहिए। हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में किस तरह से मोदी सरकार के अंडर सारा एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि हमें पता ही है 45 साल में सबसे ज़्यादा हाई रेट है एम्प्लॉयमेंट का इस समय। एजुकेशन कैसे ख़त्म हो रही है, जो वीकर सेक्शन से आने वाले लोग हैं, जिसमें विमेन हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, दलित्स हैं, आदिवासी हैं, कैसे वो उनका ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार के अंडर उन सब के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये लोग जब आगे जाके वोट करेंगे या अगले साल जो भी इलेक्शंस आता है उसमें वोट जब करेंगे तो ये सब याद रखा जाएगा कि इस तरह। लेकिन 24 से पहले ही जिन राज्यों में चुनाव हुआ, यूथ भी वहाँ थे, लेकिन सब बीजेपी को वोट किए। जी, क्योंकि बीजेपी पावर में है और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि मोदी सरकार अपना प्रोपेगेंडा कैसे करती है। जो भी स्टेट का जो भी टूल्स होते हैं, जैसे कि मीडिया पूरे तरह से जो बीजेपी के हाथ में है। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो पूरे तरह से वो उसी के हाथ में है। कभी भी कोई ऐसा चीज़ उसमें होता ही नहीं है कि जो सरकार से क्वेश्चंस उठाए। और